हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम बैक टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। इस क्लास में आज हम सोल्व करने वाले हैं हमारे फोर्जिंग चैप्टर के प्रीवियस ईयर गेट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप गेट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो एक बार आप इस वीडियो देखने से पहले आपके जो फॉर्मूलाज हैं, आपके जो भी फॉर्मूलाज हैं उनका एक क्विक रिव्यू लिया कीजिए, क्योंकि वो फॉर्मूलाज आपके गेट क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आई होप आपने फॉर्मूलाज के लिए अलग से एक कॉपी बना रखी होगी, शॉर्ट नोट्स के लिए भी अलग से कॉपी बना रखी होगी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि किसी एक टाइम में अगर हम सभी सब्जेक्ट्स के फॉर्मूलाज को रिवाइज करना चाहें तो सभी सब्जेक्ट्स की कॉपीज़ को हम एक साथ लेकर नहीं घूम सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक अलग से कॉपी रेडी करनी पड़ेगी जिसमें सभी सब्जेक्ट्स के जो डिफरेंट फॉर्मूलाज है, अराउंड आपके 900 फॉर्मूलाज होंगे इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिनको आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करने की ज़रूरत है। अगर आपको वो फॉर्मूले याद होंगे तो उसी टाइम आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज इन द गेट एग्जामिनेशन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। साथ ही साथ सभी 10 सब्जेक्ट्स को एक साथ रिवाइज करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो कि सभी सजेस्ट करते हैं, आपने देखा होगा कि शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कहीं से शॉर्ट नोट्स डाउनलोड किए और उसको लिख लिया, दैट विल बी योर शॉर्ट नोट्स। नहीं, किसी सब्जेक्ट्स को आप 2 या 3 बार रिवाइज कीजिए, उसके बाद आपको खुद फीलिंग आने लगेगी कि शॉर्ट नोट्स में क्या मटेरियल होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि शॉर्ट नोट्स बनाने के चक्कर में आपने 30 to 40 पेज फिल कर दिए किसी एक कॉपी के लिए। नहीं, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो आपके अराउंड अगर हम ऑन एन एवरेज की बात करें तो आपके 10 to 12 पेजेस तक, ठीक है, सिंगल पेज की बात कर रहा हूँ मैं, आपके 10 to 12 पेजेस अगर आप यूज़ करें तो दैट आर सफिशिएंट फॉर द शॉर्ट नोट्स। साथ ही साथ जैसा फॉर्मूला लिखने की भी बार बार आदत डालिए। जब भी आप सब्जेक्ट को रिवाइज करते हो तो हाथ में पेन रखिए। ऐसा नहीं है सब्जेक्ट को देख के आप रिवाइज कर रहे हो, हाथ में आप पेन रखिए और साथ ही साथ में कुछ ना कुछ लिखते रहिए, ताकि वो चीज़ें आपको क्या होने लगेगी, याद होने लगेगी, आपके परमानेंट माइंड में स्टोर हो जाएगी। तो आते हैं हम हमारे क्लास की ओर कि जो हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अब आपकी स्क्रीन पर शो होने वाला है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गेट 1994 प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द गेट एग्जामिनेशन 1994 एंड इट इज आस्क्ड इन द प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ब्रांच। किसमें पूछा गया है आपसे? प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पूछा गया है। सो व्हाट इज दिस क्वेश्चन? Question is, which one of the following manufacturing processes requires the provisions of the gutter? कि कौन सा ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें गटर की रिक्वायरमेंट होती है? तो यहाँ पर आपसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का नाम पूछ रहा है। सो आपको कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज में लेना पड़ेगा जहाँ पर गटर की रिक्वायरमेंट हो? तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो है आपका क्लोज्ड डाई फॉर्जिंग ऑपरेशन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, कि एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं क्लोज्ड डाई फॉर्जिंग। क्या कहते हैं? क्लोज्ड डाई फॉर्जिंग, जिसमें गटर का प्रोविजन होता है। किसका प्रोविजन होता है? गटर का प्रोविजन होता है। ये जो आपको गटर प्रोवाइड किया जाता है ये आपके डाई में प्रोवाइड किया जाता है। डाई में एक एम्प्टी स्पेस होता है जिसमें लास्ट स्ट्रोक में जो मटेरियल फ्लो होता है वो गटर के अंदर चला जाता है। एंड ये जो गटर प्रोवाइड किया जाता है ये इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो आपकी डाई है, जिसका अपर हाफ है और लोअर हाफ है, ये आराम से क्लोज हो जाए एक दूसरे से। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द गटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द गेट 1989 प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इस क्वेश्चन का आंसर अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही रिपीट कर दिया है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द गेट 1989 इन प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ब्रांच। तो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, पहले ऑफलाइन पेपर हुआ करता था। एट द लास्ट हैमर स्ट्रोक ऑफ द एक्सेस मटेरियल फ्रॉम द फिनिशिंग कैविटी ऑफ ए फॉर्जिंग डाई इज पुश्ड इनटू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके गटर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके? गटर। लास्ट स्ट्रोक में मटेरियल आपका कहाँ जाता है? गटर के अंदर जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question is asked in your GATE examination 2008 production and industrial engineering. Match the following question है। Question is asked in the GATE
2008, ओके। एंड प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2008 में ISC बेंगलोर ने आपका ये पेपर सेट किया था, काफ़ी कम कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो मार्क्स लाने बहुत आसान नहीं थे 2008 में। तो देखिए, एक तरफ आपको दे रखे हैं डिफरेंट डिफेक्ट्स और दूसरी तरफ दे रखा है आपको प्रोसेस। इसमें कुछ ऐसे डिफेक्ट भी होंगे जिनको हमने फोर्जिंग में डील नहीं किया है, वो आने वाले चैप्टर्स के डिफेक्ट है। जैसे रिंकलिंग, रिंकलिंग जो डिफेक्ट है वो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। तो देखिए PQRS, फिर भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो PQRS पहले ऐसे लिखिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, रिंकलिंग, रिंकलिंग को आप छोड़ दीजिए, बैरलिंग में आइए। बैरलिंग कब होता है जल्दी से बताइए। बैरलिंग का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे वो आपके कंफ्यूज होंगे आपके फर्स्ट पॉइंट में और फोर्थ पॉइंट में। बैरलिंग जब मैं आपको समझा रहा था तो उस समय जो आपकी डाई थी वो कैसी थी सर, वो जो डाई थी वो आपकी ओपन डाई थी और आपको नजर आ रहा था कि बैरलिंग डिफेक्ट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो R का 4 नहीं होगा, R का होगा आपके 1। R का क्या होगा आपके 1। तो अगर R का 1 होगा तो इसका आंसर क्या होगा। अगर R का 1 है, अगर R का 1 है तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए कोल्ड शट के लिए क्या हो जाएगा, फिर कोल्ड शट के लिए हो जाएगा 4। सो इट विल बी 4। तो ऐसा ऑप्शन हमें चूज करना है इस क्वेश्चन के लिए कि जिसमें R का 1 हो और S का 4 हो। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन C। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन C हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पहले दो डिफेक्ट्स को छोड़ दीजिए, ये जो दो डिफेक्ट हैं अभी तक हमने इनको नहीं पढ़ा है। जो आपके लास्ट के जो दो डिफेक्ट है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस इन द फोर्जिंग चैप्टर। तो बैरलिंग होता है आपके ओपन डाई में, जब हम उसकी अपसेटिंग करते हैं उसका डायमीटर इंक्रीज करते हैं बाय रिड्यूसिंग इट्स विड्थ, ठीक है, रिड्यूसिंग इट्स हाइट। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हम यहाँ पर फोर्जिंग ऑपरेशन कर रहे हैं इनमें वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इनिशियल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम एंड द फाइनल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम विल रिमेन सेम। तो इस वॉल्यूम बेस्ड पर भी कुछ क्वेश्चन अभी आपके सामने आने वाले हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ द गेट 2008 PI इज द C ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question is asked in the GATE 2010 Production and Industrial Engineering। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द 2010 प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ये पूछ रहा है डाई मटेरियल के रिगार्डिंग कि डाई मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द गेट 2010 प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो जो आपका डाई का मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी टफनेस ज़्यादा होनी चाहिए ऑब्वियसली। लो हार्डेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ये गलत है बी। हाई कॉपर कंटेंट, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो आपका सी ऑप्शन है दैट इज द हाई टफनेस एंड द लो थर्मल कंडक्टिविटी इज द करेक्ट आंसर। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द हाई टफनेस and low thermal conductivity। तो जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था तो आई थिंक यहाँ पर मैंने थर्मल कंडक्टिविटी और हार्डेबिलिटी, मशीनेबिलिटी का जिक्र किया था। तो विद द हेल्प ऑफ द एरोज मैंने आपको बताया था कि थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए कम, शायद मुझे ये चीज़ें याद आ रही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द व्हाई थर्मल कंडक्टिविटी हैज़ टू बी लो। थर्मल कंडक्टिविटी लो क्यों होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हम कर रहे हैं ड्रॉप फोर्जिंग, मतलब फोर्जिंग है वो आपकी हॉट फोर्जिंग है। और अगर हॉट फोर्जिंग है तो आपके वर्कपीस का टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम नहीं होना चाहिए। और कितना कम नहीं होना चाहिए ये भी हम डील कर चुके हैं। कम ना होने के लिए हीट ट्रांसफर कम होना चाहिए, और अगर हीट ट्रांसफर कम होना चाहिए तो थर्मल कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए किसके, डाई के मेटल की। इसलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी सब में आपका आंसर टिक हो जाएगा, लेकिन जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो हाई होनी चाहिए, जो कि एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, जो कि एक रॉन्ग पॉइंट है। जो भी आपका डाई मटेरियल होगा उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है
उसके जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this question is asked in your GATE 2014. The relationship between the true strain and the engineering strain in a uniaxial tension test. तो आपको बताना है कि ट्रू स्ट्रेन और आपकी इंजीनियरिंग स्ट्रेन में क्या रिलेशन होता है. काफी सिंपल क्वेश्चन है ये. इस क्वेश्चन को आपको करना है और जल्दी से बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा. ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका गेट 2014 का. क्वेश्चन इज गेट 2014. गेट 2014 इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो आपकी इंजीनियरिंग स्ट्रेन होती है और जो आपकी ट्रू स्ट्रेन होती है, इनमें क्या रिलेशन होता है. ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन में क्या रिलेशन होता है. द वैल्यू ऑफ द ट्रू स्ट्रेन विल बी इक्वल्स टू ln 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन. क्या होता है, 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन. और मैंने आपको यह भी बताया था कि इस फॉर्मूला को याद कर लेना. ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज में आपके आने वाला है. ठीक है, सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गेट 2014. तो एप्सिलॉन टी इज इक्वल्स टू ln 1 प्लस एप्सिलॉन ई. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this question is asked in the GATE 1992. अच्छा क्वेश्चन है. Pause the video and solve this question without calculator. GATE and this is asked in the 1992. काफी पुराना क्वेश्चन है. ठीक है, क्या है क्वेश्चन. द ट्रू स्ट्रेन फॉर ए लो कार्बन स्टील बार विच इज डबल्ड इन लेंथ बाय द फोर्जिंग इज. अगर हम लेंथ को डबल कर देते हैं तो जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू क्या होगी. तो देखिए, ये जो ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है इसको हम और भी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. इनके जो डिफरेंट वर्जन्स थे फॉर्मूला के वो हमने डील कर लिया था. एप्सिलॉन टी इज इक्वल्स टू ln 1 प्लस एप्सिलॉन ई. ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ln, फिर क्या लिख सकता हूँ मैं, l डिवाइड बाय l नॉट. और क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, ln a नॉट डिवाइड बाय a. और क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, ln d नॉट डिवाइड बाय d स्क्वायर. 2 आगे की ओर आ जाएगा, तो ये चीज आपको पता होगी. यहां पर आइए. सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एप्सिलॉन t एंड दिस एप्सिलॉन t विल बी इक्वल्स टू ln. ठीक है, हमने लेंथ को क्या कर दिया है, डबल. लेंथ को क्या कर दिया है, डबल. द ट्रू स्ट्रेन फॉर द लो कार्बन स्टील बार विच इज डबल्ड इन लेंथ बाय द फोर्जिंग. तो यहां पर L फाइनल इज द ट्वाइस ऑफ द L नॉट डिवाइड बाय द L नॉट विच विल बी इक्वल्स टू ln 2 विल बी इक्वल्स टू 0.693. ध्यान रखिए, जो ln 2 की या फिर 1/2 की जो वैल्यू होती है वो आपको याद रखनी है. तो मैं यहां लिख देता हूं, ln 2 की वैल्यू will be equals to 0.693. ln 0.5 के वैल्यू it will be equals to minus of 0.693. तो ये दोनों वैल्यूज आप लर्न कीजिए क्योंकि ये काफ़ी जगह इंपॉर्टेंट है. लर्न दीज वैल्यूज. ठीक है, जहाँ पर आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े वहाँ पर इस वैल्यूज को आप पुट कर सकते हैं. तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 0.693. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी हो जाए. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन गेट 2016. काफी अच्छा क्वेश्चन है. पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. गेट 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. देखिए इसका आंसर क्या होता है. इन चीजों को आपको याद रखना है, ln 2 और ln 0.5 की वैल्यू को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेट 2016. नया क्वेश्चन है, पुराना भी नहीं है. 2016 में आई थिंक आपके 3 सेट्स लगे थे गेट एग्जामिनेशन के. सो इंजीनियरिंग स्ट्रेन ऑफ ए माइल्ड स्टील सैंपल इज रिकॉर्डेड एज 0.100%. द ट्रू स्ट्रेन इज, सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द ट्रू स्ट्रेन. देखिए इंजीनियरिंग स्ट्रेन का वैल्यू क्या गिवन है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन इज इक्वल्स टू 0.100%. 0.100%, right? Now we have to calculate the value of the true strain which is equals to ln
1 plus engineering strain, and this will be further equals to ln 1 plus, what is this? This is 0.100, percentage means divided by 100. So if you solve this value, you will get the answer as 0.099%. 0.099%. So the correct answer of this question will be option C. इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन सी हो जाएगा, 0.099%. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this question is asked in GATE 2007. काफी अच्छा क्वेश्चन है. Pause the video and try to solve this question. GATE 2007 में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है. एक स्टेप में ये क्वेश्चन आ जाएगा आपके, एक ही स्टेप में. तो क्वेश्चन लिखिए. So this is the question, GATE 2007. तो आई होप सबका आंसर आ चुका होगा. तो डाटा लिखिए. इन ओपन डाई फॉर्जिंग ए डिस्क ऑफ द डायमीटर 200 mm and height 60 mm. So the D naught is equals to 200 mm and the value of the H naught is equals to 60 mm. And it is compressed without any barreling effect. The final diameter of the disc is 400 mm. So the final diameter of the disc is 400 mm. फाइनल डायमीटर क्या होगा इसका? डबल हो चुका है. फाइनल डायमीटर क्या हो चुका है इसका? डबल हो चुका है. एंड इट इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ द ट्रू स्ट्रेन. इट इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ ट्रू स्ट्रेन. तो देखिए ट्रू स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला होता है, बार बार नहीं लिखेंगे अपने. ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ln d नॉट डिवाइड बाय d फाइनल, d नॉट डिवाइड बाय d फाइनल. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. देखिए true strain will be equals to twice of ln, what is d naught? D naught is 200 divided by 400 and epsilon t will be equals to 0.00012. So 2 into ln 0.5, it will be equals to 2 into minus of 0.693 and this will be equals to 6, 18, 1, 12 and 13. तो minus 1.386. तो सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी. इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन सी. तो आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन सी ही सही आ रहा है. अब साथ में देखिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है इसमें जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का जिक्र हो, और ना ही क्वेश्चन में कुछ ऐसा मेंशन है कि यू हैव टू गिव द साइन विद द ट्रू स्ट्रेन, एदर इट इज कंप्रेसिव स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेन. बट आपको यहां पता चल चुका है कि यहां पर क्या हो रहा है? कंप्रेशन. क्योंकि कंप्रेशन करने से ही डायमीटर इंक्रीज होगा एंड द हाइट विल बी डिक्रीजेस. एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फाइनल हाइट, तो आप यहां पर फाइनल हाइट की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. और कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? दैट इज v इनिशियल विल बी इक्वल्स टू v फाइनल. और हम इनिशियल नहीं लिखते हैं, v नॉट लिखते हैं. सो दिस v नॉट इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 d naught square h naught equals to pi by 4 d final square h final. So pi by 4 cancelled out. You have the value of the d naught, you have the value of the h naught, you have the value of the df. You can calculate the value of the hf. hf will be equals to d naught divided by d final square multiply with h naught. What is d naught? d naught का वैल्यू क्या है? देखिए d naught का आपका वैल्यू है 200, so it is 200. df वैल्यू इज 400, so it is 400. इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई विद h naught. व्हाट इज h naught? h naught इज 60, so it will be equals to 1/2 का स्क्वायर into 60. it will be equals to 1/4 into 60 will be equals to 15 mm. कितना हो गया ये? 15 mm हो गया. तो देखिए जैसे ही डायमीटर आपका 2 टाइम्स हुआ, आपकी जो हाइट है वो 1/4 टाइम्स हो गई. कितने टाइम्स होगी? 1/4 टाइम्स होगी. तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है. और साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसके हाइट में कितना परसेंटेज रिडक्शन हुआ है. कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द परसेंटेज रिडक्शन इन दिस हाइट? यस, वी कैन कैलकुलेट. सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द परसेंटेज रिडक्शन, इसी में क्वेश्चंस बना रहा हूं मैं. देखो परसेंटेज रिडक्शन. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. परसेंटेज रिडक्शन इन हाइट.
percentage reduction in height, and this value will be equals to h final minus h naught. ठीक है, अगर हम परसेंटेज चेंज लिखते हैं, परसेंटेज चेंज h final minus h initial divided by h initial into 100, and this value will be equals to final कितना है आपका 15 minus initial कितना है आपका 60 divide by 60 into 100. So this value minus 45 divided by 60 into 100 minus 3 by 4 into 100, and this value equals to minus 75%, which means height will be reduced by 75%. हाइट कितना परसेंट कम हो जाएगी? 75% कम हो जाएगी। और कितना हो जाएगी? आपके इनिशियल हाइट की 25% हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, एक तो होता है परसेंटेज चेंज और एक होता है कितना परसेंट हो गई। तो इसमें आपकी हाइट 25% हो गई, उसका मतलब क्या है कि 75% कम हो गई। हाइट 25% होगी इनिशियल की, और 25% होने के लिए कितना परसेंट कम होना पड़ेगा? 75% कम होना पड़ेगा। तो ये भी क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि चेंज पूछ रहा है या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि कितना परसेंट हो चुकी है। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द गेट 2007, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन और बना लिए थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question is asked in the GATE 2017. Pause the video and solve this question, और जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। So this is the question, fill in the blanks question है। This question is the fill in the blanks question. Pause the video and solve this question. ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन इज GATE 2017. So this is GATE 2017. This is for your homework. आई नो आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, तो इसीलिए आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन होमवर्क है। तो आपको बता देना वैल्यू ऑफ द ट्रू स्ट्रेंथ डेवलप्ड इज, तो सिंपली जो फॉर्मूला अभी हमने यूज में लिया था डी वाला, वही फॉर्मूला सॉरी अप्लाई होने वाला है यहाँ पर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द गेट 2016. सो राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द गेट 2016, और क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है द वैल्यू ऑफ द ट्रू स्ट्रेंथ प्रोड्यूस इन द कंप्रेसिंग ए सिलेंडर टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो मतलब जो इसका फाइनल लेंथ है दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, 1/2 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। एंड in this question it is asking the value of the true strain. Very simple. What is the formula of the true strain? True strain is equals to ln L divided by L naught, L final divided by L naught. So true strain will be equals to ln, what is L final? 0.5 of L naught, नीचे भी आपके L naught, and this value will be equals to minus of 0.693. So this is the true strain. यहां पर हमें साइन को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस में विद साइन 2 वैल्यूज आपको गिवन है। ए ऑप्शन में आपके गिवन है 0.69 और बी ऑप्शन में गिवन है आपके माइनस ऑफ 0.69. सो द आंसर विल बी माइनस ऑफ 0.693. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question is asked in the GATE 2018. ये GATE 2018 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। GATE 2018 में, ठीक है, GATE 2018 में क्वेश्चन पूछा है। सो दिस क्वेश्चन विल बी फॉर योर होमवर्क। सेम क्वेश्चन है आपका, ये सेम क्वेश्चन आपको खुद को करना है। क्वेश्चन इज GATE 2018, सेम क्वेश्चन है, और ये सेम क्वेश्चन आपके लिए क्या है? होमवर्क है। सेम क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगेन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द गेट 2017। क्वेश्चन को पढ़िए और जल्दी से सॉल्व कीजिए। गेट 2017 में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ए रोड ऑफ लेंथ 20 mm is stretched to make a rod of length 40 mm. So the initial length is given as 20 mm and the final length L लिख देता हूँ सिंपली is equals to 40 mm. स्ट्रेच कर दिया हमने, इसको टेंशन फोर्स लगा के खींच दिया।
Subsequently, it is compressed to make a rod of final length of 10 mm. Subsequently, so this is the L0, this is the L1 and now L2. ठीक है, पहले तो हमने इसको 40 mm बड़ा किया, अब हम इसको छोटा करेंगे. ठीक है, कितना करेंगे? टू ए फाइनल लेंथ ऑफ 10 mm. टू ए फाइनल लेंथ ऑफ 10 mm. Consider the longitudinal tensile strain as a positive and compressive strain as a negative. The value of the total true strain in a longitudinal strain in the rod is. तो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है? इसमें क्वेश्चन में आपसे कहा है कि कंसिडर टेंसाइल स्ट्रेन एज पॉजिटिव और जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन है एज ए नेगेटिव. कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या होगा? नेगेटिव होगा. और अभी आपसे पूछ रहा है कि टोटल स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी. टोटल स्ट्रेन की, चलो ये भी आप खुद कीजिएगा. टोटल स्ट्रेन की वैल्यू आपको बताना है. पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ दोनों को कंसीडर आपको करना पड़ेगा. अगेन दिस क्वेश्चन विल बी फॉर योर होमवर्क. ठीक है, वही फॉर्मूला लगने वाला है जो अब तक हम डिस्कस करने वाले हैं. तो दोनों स्ट्रेन कैलकुलेट कीजिएगा और फिर टोटल स्ट्रेन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this question is asked in the GATE 2019 Production and Industrial Engineering. GATE 2019 ये क्वेश्चन भी आप खुद कीजिए. 2019 Production and Industrial Engineering. तो आप सोच रहे होंगे कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ. बिल्कुल दे रहा हूँ. So this is the question asked in the GATE 2019 Production and Industrial Engineering. This question is also for your homework. होमवर्क मीन्स जो सेम स्टेप्स वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आई डोंट थिंक सो दैट वी हैव टू स्पेंड मच मोर टाइम ऑन दैट. आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर आप खुद भी कीजिए घर पे. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. ए मेटालिक रोड ऑफ द डायमीटर d नॉट इज सब्जेक्टेड टू द टेंसाइल टेस्ट. इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड द ट्रू स्ट्रेस एट द फ्रैक्चर आर 800 megapascal and 900 megapascal. So the engineering stress and the true stress values are given. The ratio of the rod diameter at the fracture to the initial diameter is equals to what? तो देखिए आपके क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. क्वेश्चन में आपके गिवन है इंजीनियरिंग स्ट्रेस गिवन है. क्वेश्चन में आपके ट्रू स्ट्रेस गिवन है. तो देखिए इंजीनियरिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 800 मेगापास्कल. इंजीनियरिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 800 मेगापास्कल एंड द ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 900 मेगापास्कल. Why? मैं आपसे पूछ रहा हूँ why the value of the true stress is more than the engineering stress? Because the value of the true stress is equals to what? Engineering stress into multiply with 1 plus epsilon. मतलब हमेशा 1 प्लस है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर है टेंशन. यहाँ पर क्या है? टेंशन. तो टेंशन है तो पॉजिटिव साइन हम यूज में लेंगे. अगर कंप्रेशन है तो हम नेगेटिव साइन को यूज में लेंगे. तो इसीलिए जब आप टेंसाइल टेस्ट करते हो तो आपके ट्रू स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है एज कंपेयर टू द इंजीनियरिंग स्ट्रेस, वो क्या होती है? ज्यादा होती है. इन केस ऑफ द कंप्रेशन द वैल्यू ऑफ द इंजीनियरिंग स्ट्रेस विल बी मोर. क्यों? क्योंकि ट्रू स्ट्रेस उसमें क्या हो जाएगी? कम. क्योंकि कंप्रेशन में हम यहाँ पर किस साइन का यूज करेंगे? माइनस साइन का यूज करेंगे. तो अगेन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑल्सो. यहाँ पर भी हमने इसको डील किया है. अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. So this question is asked in the GATE 2018. Pause the video and solve this question. काफी इजी क्वेश्चन है. जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और मुझे बताइए आपका आंसर क्या आएगा. ठीक है, 60 से अबव आना चाहिए. किससे अबव आना चाहिए? 60 से, 60 से अबव आना चाहिए. The true stress versus true strain relationship for a material is given by sigma equals to 1020 multiply with epsilon 0.4. तो यहाँ पर जो सिग्मा है और यहाँ पर जो एप्सिलॉन है, these are the true stress and the true strain respectively. The cross-sectional area at the start of the test when the stress and strain values are equals to 0 is 100 mm square. The cross-sectional area at the time of the necking, the epsilon will be equals to what? तो बस वही कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज में लेंगे. GATE 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया. So question is asked in the GATE 2018. 1 स्टेप में ये क्वेश्चन आ जाएगा. तो ये नेकिंग पे पूछ रहा है, यूटीएस पे पूछ रहा है.
तो एट नेकिंग जो आपका एप्सिलॉन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, n के, बस यही। सो दिस एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू व्हाट, ln a फाइनल ऊपर आता है या a इनिशियल, जल्दी बताओ, a इनिशियल डिवाइड बाय a फाइनल, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ द a initial. Put this value. What is the value of the n? Exponent is given by 0.4. So exponent is 0.4. Now put this value here. 0.4 equals to ln multiply with 100 divide by a. So from here calculate the value of the a, which will be equals to, ज़्यादा आएगी या कम आएगी, 67.032, and the unit will be in mm square. So this is the correct answer of the question, that is 67.032. कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे यहाँ पर, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले सिग्मा कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा कैलकुलेट करने के बाद हुक्स लॉ लगा लेंगे, वहां हमें नहीं जाना है, सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पर हमें पकड़ना है, दैट इज एट द टाइम ऑफ द नेकिंग। अगर आप इस पॉइंट को ढंग से पकड़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका विद इन 20 सेकेंड्स ये सॉल्व हो सकता है। 20 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे, ये क्वेश्चन आपको 20 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। यहाँ से यहाँ तक लिखने में कितना टाइम लगा है, 5 सेकंड लिखने में टाइम लगा और 5 to 10 सेकंड्स सॉल्व करने में टाइम लगा। सो विद इन 15 सेकंड्स आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है, यहाँ तो कोई पेन नहीं उठाना है, बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन का आंसर देना है। सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर गेट एग्जामिनेशन 2015। इसमें आपसे n का वैल्यू का पूछ रहा है कि n की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या होती है। सो क्वेश्चन इज गेट 2015, गेट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज द वैल्यू ऑफ द n विल बी इन बिटवीन 0 and 1. It will be in between 0 and 1. Now come to the next question. Again question based on the strength of material. So this is the question which is asked in GATE 2017. GATE 2017. ये क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्यों है, ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए क्योंकि हमारा ऑपरेशन है फॉर्जिंग ऑपरेशन, which means initial volume is equals to final volume. If the change in volume will be equals to 0, then the Poisson ratio will be equals to 0.5. So the correct answer of this question GATE 2017 will be equals to B. It will be equals to B. ये भी बिना पेन उठाए क्वेश्चन 0.5. Now come to the next question. So क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है. So this question is asked in your GATE 2012. Same question is asked in the GATE 2012 Production and Industrial Engineering. A solid cylinder of the diameter 100 mm and height 50 mm is forced between the two frictionless flat dies to a height of the 25 mm. The percentage change in the diameter. अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि डायमीटर में भी परसेंटेज चेंज पूछा जा सकता है, तो देख लीजिए यहाँ पर परसेंटेज चेंज पूछा जा चुका है। ये परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, ये ऐसे नहीं पूछ रहा है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो डाटा लिखिए, डाटा क्या है, सॉलिड सिलेंडर ऑफ द डायमीटर 100 mm. सो द क्वेश्चन which is asked in the GATE 2012. So this is the question GATE 2012. GATE 2012 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है वो लिखिए, दैट इज द D इनिशियल इज इक्वल्स टू 100 mm. D इनिशियल की वैल्यू क्या है, 100 mm है, एंड द हाइट H इनिशियल इज इक्वल्स टू व्हाट, H इनिशियल इज इक्वल्स टू 50 mm एंड इट इज कंप्रेस्ड टू ए हाइट ऑफ, ये हाइट कितना कर दिया हमने इसको 25 mm कर दिया है। सो द H फाइनल इज इक्वल्स टू 25 mm. H फाइनल कितना हो गया, 25 mm, मतलब हाइट हो गई है आधी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द D फाइनल। अब हमें पता है कि ये फोर्जिंग ऑपरेशन है, इसमें जो आपका इनिशियल वॉल्यूम होता है इट विल रिमेन सेम एज अ फाइनल वॉल्यूम। सो इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू व्हाट, फाइनल वॉल्यूम। यह कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ से D फाइनल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू π/4 D नॉट स्क्वायर H नॉट इज इक्वल्स टू π/4 D फाइनल स्क्वायर H फाइनल. So π/4 will be cancelled out. You have to calculate the value of the D final. So D final square will be equals to what?
it will be equals to h naught divided by h final multiply with d naught square. Come to here, so this d final will be equals to h naught divided by h final under root multiply with d naught square. So multiply with d naught square, so it is the naught initial. Now put this value. So what is initial height? 50. What is the final height? 25. So it is 50 divided by 25 multiply with d initial, that is the 100. अब मुझे एक आप बात बताओ कि हाइट क्या हो रही है? कम हो रही है, तो डायमीटर विल बी इंक्रीज्ड. सो दिस डी फाइनल विल बी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 इंटू 100. सो इट विल बी इक्वल्स टू 1.414 इंटू 100. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द डी फाइनल. डी फाइनल वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 141.4 mm. 141.4 mm. Now come to the value of the percentage change in diameter, and this value will be equals to what? D final minus D initial divided by D initial into 100. D final minus D initial divided by D initial into 100. इसमें वैल्यूज पुट कर दो, सिंपल आ जाएगा. D final is 141.4 minus of 100 divided by 100 multiply with 100. So this value will be equals to 41.4%. So the correct answer of this question will be option D. तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन डी, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर. ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this question is asked in the GATE 2016 Production and Industrial Engineering. Pause the video and solve this question. जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. गेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका ये 2012 का था. इसकी बात हम पहले कर चुके थे और मैंने आपको हिंट भी दिया था कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है. अब आपको बताना है कि ये जो 2016 में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर क्या होगा. सो राइट डाउन द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज गेट 2016. ठीक है. इट इज आस्क्ड इन प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. ये क्वेश्चन बिना पेन उठाए होगा. कैसे? क्वेश्चन को पढ़िए. टू सॉलिड सिलेंडर ऑफ द इक्वल डायमीटर हैव द डिफरेंट हाइट्स. दे आर कंप्रेस्ड प्लास्टिकली बाय ए पेयर ऑफ रिजिड डाइज टू क्रिएट द सेम परसेंटेज इलोंगेशन इन देयर रिस्पेक्टिव हाइट्स. क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि दोनों का जो डायमीटर है वो सेम है, लेकिन दोनों की हाइट अलग अलग है. अब हम उसे कर रहे हैं कंप्रेस. उसे हम क्या कर रहे हैं? कंप्रेस. और कंप्रेस करते वक्त पहले वाले की हाइट में जितना परसेंटेज रिडक्शन होगा उतना ही परसेंटेज रिडक्शन होगा सेकंड वाले की हाइट में. इट इज टेलिंग अबाउट द परसेंटेज रिडक्शन इन द हाइट. ये परसेंटेज रिडक्शन की बात कर रहा है. कंसिडर द डाई वर्कपीस इंटरफेरेंस फ्रिक्शन इज द नेग्लिजिबल. द रेशियो ऑफ द फाइनल डायमीटर ऑफ द शॉर्टर सिलेंडर टू डेप्थ ऑफ द लॉन्गर सिलेंडर इज. बहुत सिंपल है, इसका आंसर 1 आएगा. ठीक है. वो कैसे आएगा वो देखिए. फाइनल डायमीटर और इनिशियल डायमीटर का ये पूछ रहा है रेशियो. ये क्या पूछ रहा है? फाइनल डायमीटर और इनिशियल डायमीटर का रेशियो. तो देखो एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सपोज आपके पास एक सिलेंडर है P, एक सिलेंडर है Q. इनकी हम बात करते हैं. इसका जो इनिशियल डायमीटर है वो ले लीजिए DPO. इसका जो इनिशियल डायमीटर है वो ले लीजिए DQO. इसका जो फाइनल डायमीटर है वो ले लीजिए DPF. इसका जो फाइनल डायमीटर है वो ले लीजिए DQF. ठीक है. दीज आर इक्वल्स टू ईच अदर. ये क्वेश्चन में मेंशन है DPO इज इक्वल्स टू DQO एंड इट इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ द DPF डिवाइड बाय DQF. अब यहाँ पर आपको एक एजम्पशन लेनी पड़ेगी, दैट इज P की जो हाइट है एज कंपेयर टू Q कम है. P की हाइट एज कंपेयर टू Q क्या है? कम. सो दिस इज द शॉर्टर एंड दिस इज द लॉन्गर वन. ठीक है. इनिशियल डायमीटर तो दोनों के क्या है? सेम है. नाउ कम टू दिस पॉइंट दैट P का जो इनिशियल हाइट है दैट इज HP नॉट. Q का जो इनिशियल हाइट है दैट इज HQ नॉट. और दोनों में सेम परसेंटेज चेंज हुआ है. ठीक है. दोनों में सेम परसेंटेज चेंज हुआ है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो परसेंटेज चेंज हुआ है यहाँ पर ले लीजिए X%. तो परसेंटेज रिजेक्शन दोनों में सेम है. अब हम बात करते हैं फाइनल हाइट्स की. तो फाइनल हाइट इनिशियल का कुछ X% होगा,
फाइनल हाइट इनिशियल का कुछ x% होगा. सो फाइनल हाइट एच पी फाइनल विल बी इक्वल्स टू x डिवाइड बाय 100 एच पी इनिशियल. एच क्यू फाइनल की बात करते हैं. एच क्यू फाइनल विल बी इक्वल्स टू x डिवाइड बाय 100 इंटू एच क्यू इनिशियल. सो दिस इज द एच क्यू इनिशियल. ठीक है. नाउ अब हम बात करेंगे इनके रिस्पेक्ट में. पहले dp के और dq के रिस्पेक्ट में बात करते हैं. तो पहले हम बात करते हैं p के रिस्पेक्ट में. p के रिस्पेक्ट में जो वॉल्यूम इनिशियल होगा p का, इट विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम फाइनल होगा p का. सो व्हाट इज द इनिशियल वॉल्यूम? इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 d इनिशियल, ये किसका है? p का स्क्वायर. h इनिशियल, ये किसका है? p का. विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 4 d फाइनल, किसका है ये? p का स्क्वायर इंटू h फाइनल, ये किसका है? p का. एंड यू नो दैट द वैल्यू ऑफ द hp फाइनल, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 4 d फाइनल p का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद x डिवाइड बाय 100, x डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई विद hp इनिशियल, hp इनिशियल. तो यहाँ से पाई बाय 4 विल बी कैंसिल्ड आउट. hp और ये hp कैंसिल्ड आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द d फाइनल स्क्वायर ऑफ द p. d final square of the p, it will be equals to d initial square of the p divided by x divided by 100. So this is the first value. Same as if you calculate the value for the q, अगर हम q के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम को लेके, सो दिस d फाइनल ऑफ द q स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू d इनिशियल ऑफ द q स्क्वायर डिवाइड बाय, इसमें भी सेम परसेंटेज चेंज आ रहा है, x बाय 100, सो x डिवाइड बाय 100. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द d फाइनल. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डायमीटर, फाइनल डायमीटर रेशियो फॉर द p एंड q. सो d फाइनल ऑफ p डिवाइड बाय d फाइनल ऑफ q, यू कैन गेट फ्रॉम हेयर. इन दोनों के इनिशियल डायमीटर क्या है? सेम है. सो इनिशियल डायमीटर विल बी कैंसिल्ड आउट. x डिवाइड बाय 100, x डिवाइड बाय 100 विल बी कैंसिल्ड आउट. इट विल बी इक्वल्स टू 1. तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ठीक है. तो जब सेम परसेंटेज रिडक्शन होता है, इनिशियल में अगर डायमीटर इक्वल हो तो फाइनल में भी डायमीटर इक्वल होता है. सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विच इज आज इन द गेट 2016 प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. सो दिस इज द क्वेश्चन गेट 2016. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज आज इन द गेट 2006. काफी अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा और इसमें आपको एक चीज नई सीखने को मिलेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स गलती करने वाले हैं. यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करने वाले हैं और वो गलती आपको पता चल जाएगी कि क्या गलती नहीं करनी चाहिए थी. क्या गलती नहीं करनी चाहिए थी. तो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन आपसे पूछा है गेट 2006 में. सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट 2006. क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. The ultimate tensile strength of a material is 400 megapascal. So the value of the ultimate tensile stress is given. So the value of the ultimate tensile stress is equals to 400 megapascal. So it is equals to 400 megapascal. And the elongation up to the maximum load is 35%, which means the value of the delta L divided by L into 100 इज इक्वल्स टू 35%. ये कितना हो जाएगा आपके? 35% हो जाएगा. एंड इफ द मटेरियल ओबेज द पावर लॉ ऑफ द हार्डनिंग, देन द ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन इन द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रेंज इज. इसमें आपको पता लगाना है कि ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन क्या होता है. तो देखिए, ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट होता है यहाँ पे, मल्टीप्लाई विद ट्रू स्ट्रेन रेज टू पावर n. ठीक है. जहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. नाउ द थिंग इज दैट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द n विद द हेल्प ऑफ द अल्टीमेट डाटा गिवन इन दिस क्वेश्चन. एट द UTS दिस n will be equals to what?
this n will be equals to true strain, this n will be equals to true strain। तो कैलकुलेट कीजिए आसानी से, बहुत इजी है। एट UTS, क्योंकि डाटा भी कहाँ पर गिवन है, अल्टीमेट पर गिवन है। एट UTS ट्रू strain will be equals to n। Now what is true strain? True strain is equals to ln 1 plus engineering strain, ln 1 plus engineering strain। Now what is engineering strain? 0.35। what is engineering strain? 0.35। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो एप्सिलॉन t will be equals to ln 1 plus 0.35। so the epsilon t will be equals to what? 0.3। epsilon t की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके? 0.3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए, अब आपको चाहिए कांस्टेंट का वैल्यू। किसका वैल्यू चाहिए आपको? कांस्टेंट का वैल्यू। यू कैन इजीली फाइंड आउट। तो 0.3 आपका ये एप्सिलॉन टी का वैल्यू है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ से जब आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, देन द वैल्यू ऑफ द सिग्मा एफ विल बी इक्वल्स टू व्हाट? इट विल बी इक्वल्स टू फ्रॉम दिस फॉर्मूला, दैट इज इट इज इक्वल्स टू 400 into 1 plus epsilon। so this sigma f flow stress will be equals to 400 into, this is the engineering strain, 1 plus 0.35, it will be equals to 400 into 1.35 equals to 135 into 4। so 35 into 4 that will be 120 है ना, 140। so this sigma f will be equals to 540 megapascal। so this is the value of the flow stress, this is the value of the flow stress। now we have to calculate the value of this constant। हमें constant का वैल्यू चाहिए। constant का वैल्यू कैसे लाएंगे देखो। so this flow stress यहाँ वैल्यू पुट करो, 540 will be equals to, 540 का वैल्यू क्या होगा? flow stress means true stress, ठीक है। it will be equals to constant multiply with this epsilon। what is this epsilon? epsilon is the true strain, so this is equals to 0.3। okay, epsilon is equals to 0.3 raised to power n, and 0.3 raised to power 0.3। so from here you can calculate the value of the constant। so this value will be equals to 540 divided by 0.3 raised to power 0.3। so if you calculate, you will get the value of the constant। it is given in the question as, it is given as 775। so it will be equals to 775। so this is the value of the constant। ये किसका वैल्यू है? constant का वैल्यू है। now put all this thing in this equation। this sigma will be equals to constant। what is constant? 775 multiply with epsilon, epsilon is the true strain। okay, so you can put here t and raised to power n, and what is the value of the n? n is equals to epsilon t, and what is epsilon t? it is equals to 0.3, so it is equals to 0.3। so the correct option of this question will be, correct option of this question will be option b। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो इसको आप ट्रू भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको ट्रू लिख लो, ठीक है। तो जब ट्रू की वैल्यू यहाँ रखोगे, ठीक है, ट्रू की वैल्यू यहाँ रखोगे, ये n की वैल्यू यहाँ रखोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप वहाँ पर ट्रू लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ट्रू की वैल्यू ही ऐसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। ट्रू स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू 400, दैट इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेस, मल्टीप्लाई विद 1 प्लस एप्सिलॉन, दैट इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो यहाँ से जब आपके पास सिग्मा टी की वैल्यू आ जाएगी, और जब आपके पास एप्सिलॉन ई की हेल्प से जब आप एप्सिलॉन टी निकालोगे तो आपके पास सिग्मा टी भी है और आपके पास एप्सिलॉन टी भी है। तो देखिए, आपके पास सिग्मा टी भी है, आपके पास एप्सिलॉन टी भी है, आपके पास एन का वैल्यू भी है। तो यहाँ से आप कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में रखो। इस इक्वेशन में रखने के बाद यहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू निकालो, फिर वापस
जो वैल्यू हमने रखी थी वो हटा दो और कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज द ऑप्शन बी 775 एप्सिलॉन 0.3. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द गेट 2015. द फ्लो स्ट्रेस इन मेगापास्कल ऑफ ए मटेरियल इज गिवन बाय. ठीक है, तो आपको रिलेशन दे रखा है, एन की वैल्यू गिवन होगी यहाँ पर, एन की वैल्यू आपके 0.1 और जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू गिवन है आपके 500. क्या गिवन है? 500 गिवन है. तो यहाँ से आप सिग्मा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो. किसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो? सिग्मा की वैल्यू को. तो क्वेश्चन पढ़िए और फिर हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं. वेयर एप्सिलॉन इज द ट्रू स्ट्रेन और जो सिग्मा है वो आपका फ्लो स्ट्रेस है. द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल इज 200 गीगापास्कल. तो E का वैल्यू गिवन है 200 गीगापास्कल. ए ब्लॉक ऑफ थिकनेस 100 mm मेड ऑफ दिस मटेरियल इज कंप्रेस्ड टू द हाइट ऑफ ए 95 mm एंड देन द लोड विल बी रिमूव्ड. इट इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ द फाइनल डायमेंशंस ऑफ द ब्लॉक. ध्यान रखना कि जब भी हम लोड को रिमूव करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी. अब 95 से ज्यादा होगी या कम, आंसर विल बी मोर देन द 95. क्वेश्चन डालिए. क्वेश्चन में आपको क्लास में 3-4 बार डायग्राम बना के समझा चुका हूं. सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द गेट 2015. क्वेश्चन ये क्या पूछा है आपसे? गेट 2015 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा है. क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में आपको देखो क्या रिलेशन गिवन है, दैट इज सिग्मा विच इज इक्वल्स टू 500 मल्टीप्लाई विद एप्सिलॉन 0.1 and the value of the Young's modulus E is given as a 200 gigapascal. So it is given as a 200 gigapascal. ठीक है, और उसके बाद आपके गिवन है that the initial length is equals to 100 mm and the final length is given as a 95 mm. मतलब ये जो हमने लोड लगाया था ये हमने प्लास्टिक लिमिट के अंदर चले गए थे. किस लिमिट के अंदर चले गए थे? प्लास्टिक लिमिट में. तो हुआ क्या था, देखिए कोई आपके पास एक बार थी, ये आपके पास बार है, इस पर आप फोर्स लगा रहे हो. तो आपने फोर्स लगाया कोई सपोज P, कोई स्ट्रेस लगाई, सपोज सिग्मा स्ट्रेस लगाई हमने. ठीक है, ये वाला सिग्मा नहीं है. अभी एक बार ध्यान से देखो, सिर्फ मैं आपको सोम पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो इसकी लेंथ क्या होगी? कम. इसकी लेंथ कम होगी. जैसे हमने फोर्स रिमूव किया इसकी लेंथ वापस इनिशियल लेंथ के इक्वल हो जाएगी. लेकिन जब हम इसके इलास्टिक लिमिट के अंदर पहुंच जाएंगे, ठीक है, इलास्टिक लिमिट के अंदर से पहुंच जाएंगे प्लास्टिक लिमिट में, तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखो ये कम तो होगा. सपोज हम बात करते हैं कि इसकी इलास्टिक लिमिट कहाँ है. सपोज ये है इसकी इलास्टिक लिमिट. ये क्या है इसकी इलास्टिक लिमिट? दिस इज द इलास्टिक लिमिट. अगर इतना लेंथ कम होने के बाद अगर हम फोर्स को हटाते हैं तो ये इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है. किस पोजीशन पर आ जाता है? इनिशियल पोजीशन पर. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ गया बिल्कुल. अब इसके बियॉन्ड अगर मैं इसका कंप्रेशन करूंगा, सपोज मैंने इसका कंप्रेशन कर दिया यहां तक, सपोज मैंने इसका कंप्रेशन क्या कर दिया? यहां तक कर दिया. समझ रहे हैं? मैंने इसका कंप्रेशन क्या कर दिया? यहां तक कर दिया. तो ये तो थी आपकी इलास्टिक लिमिट. अगर इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड मैंने इसका कंप्रेशन कर दिया तो क्या ये वाला पॉइंट वापस इस पॉइंट पर आ पाएगा? बिल्कुल नहीं. ये वाला पॉइंट जब आप लोड रिमूव करोगे तो हो सकता है ये कहीं यहां बीच में हो सकता है ये यहां पर कहीं बीच में हो. समझ आ गया ना? अगर नहीं समझ आया तो वीडियो वापस पीछे जाके वापस वीडियो को प्ले करना, आपको समझ आ जाएगा. अगर मैं यहां तक लोड लगाता हूं और हटाता हूं तो ये यहां आ जाता है. लेकिन इसके आगे जैसे ही मैं लोड लगाऊंगा, सपोज मैंने लोड लगाया यहां तक और उसके बाद जब मैं लोड हटाऊंगा तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर नहीं आ पाएगा, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा. तो मतलब आंसर हमेशा 95 से ज्यादा होगा. ये चीज तो आपको कंफर्म हो चुकी होगी. लेकिन ये कितना बढ़ेगा, ये कितना बढ़ेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल. किस पर डिपेंड करता है? इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल पर. कैसे? अब देखो कि इलास्टिक पॉइंट पर जितना ये यहां से यहां जाता है, ये यहां से यहां जाता है, उतनी ही दूरी
ये यहाँ से यहाँ कवर करेगा और सॉरी ये यहाँ से यहाँ कवर करेगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, इलास्टिक लिमिट के अंदर जब हम फोर्स लगाते हैं और रिमूव करते हैं, ये यहाँ से यहाँ आ जाता है कि नहीं, ये यहाँ से यहाँ आ जाता है। जैसे बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट लगाया तो जब ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहाँ से यहाँ तक, दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू यहाँ से यहाँ तक। जो ये डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ से यहाँ तक, दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू यहाँ से यहाँ तक। मतलब कि इसका लेंथ में कितना इंक्रीमेंट होगा हमें पता चल गया है। इसका लेंथ में उतना इंक्रीमेंट होगा जितना इलास्टिक स्टेट में आपके क्या हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। जितना इलास्टिक स्टेट में लोड रिमूव करने के बाद आपका मटेरियल वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ सकता है। नाउ कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द बेसिक थ्योरी ऑफ द क्वेश्चन। ये चीज आपको 100 में पता होनी चाहिए, ठीक है, रिलेटेड टू द 100 में, लेकिन प्रोडक्शन में आ गया है क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, डिफॉर्मेशन किया। नाउ कम टू द क्वेश्चन। ओके, सो फ्रॉम द वैल्यू ऑफ दिस L0 divided by L final, from the value of this, can you calculate the value of the sigma? Yes sir, we can calculate the value of the sigma. So first calculate the value of the true strain, which is equals to ln L divided by L0, and put these values in this equation. So ln, what is L? L is the 95 divided by 100 and you will get the value of the epsilon t, and this value will be in the negative. तो ये वैल्यू आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू यू विल गेट दिस वैल्यू एज ए 0.5129. ओके, एंड पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द सिग्मा. सो सिग्मा विल बी इक्वल्स टू व्हाट? Sigma will be equals to 500 multiply with epsilon, and what is epsilon? So it is 0.5129 and raised to power 0.1. From here you will get the value of the sigma, that is equals to 371 megapascal. 371 megapascal. So this is the value of the sigma. Sigma का वैल्यू कितना आ रहा है? 371.51 आएगा, 371.51 megapascal. Now come to the question. What is the question? Sigma is equals to E into engineering strength. So what is sigma? 371.51 divided by what is E? E is equals to 200 gigapascal, so it is 200 into 10 raised to power 3. It will be equals to delta L divided by L. And you know the value of the L. What is the value of the L? L is 100. So it is delta L equals to 371.51 into 100 divided by 200 into 10 raised to power 3. So it will be 0 से 0 cancelled out. इसको डिवाइड करो 371, तो ये 150, ठीक है, ये हो जाएगा आपके 150 और 71 का हो जाएगा 35, तो 185. सो 185 डिवाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 3. सो दिस डेल्टा एल विल बी इक्वल्स टू 0.185 mm. मतलब क्या हो इसका? इसका मतलब ये है कि अगर हम उस बार पर फोर्स लगाते हैं और उसकी लेंथ को रिड्यूस करते हैं, और अगर हम उसकी लेंथ को 0.185 mm तक रिड्यूस करने के बाद लोड को रिमूव करते हैं, तो आपकी जो बार है वो इनिशियल कंडीशन पर वापस आ जाएगी. अब यही हो रहा है कि अगर हम बार को 100 में 0.185 का रिडक्शन करते हैं, तो आपकी बार आफ्टर रिमूविंग द लोड it will come again to 100. अब हम क्या कर रहे हैं? 100 को हम 95 कर रहे हैं, एंड आफ्टर रिमूविंग द लोड इट विल बी 95 प्लस 0.185 विच इज इक्वल्स टू 95.185 mm. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 95.185 mm. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 95.185. So guys, let's come to the next question. This question is asked in the GATE 2018.
सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके साथ यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पर डायग्राम भी गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या गिवन है? डायग्राम गिवन है। तो ये आप स्ट्रेंथ ऑफ मेटल से इसको भी आप रिलेट कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। द ट्रू स्ट्रेस एंड द ट्रू स्ट्रेन डायग्राम ऑफ ए स्ट्रेन हार्डनिंग मेटेरियल इज शोन इन द फिगर। फर्स्ट, देयर इज अ लोडिंग अप टू ए पॉइंट ए that is up to the stress of the 500 megapascal and the strain of 0.5. तो मतलब जो strain का वैल्यू गिवन है टोटल, that will be equals to 0.5. Then from the point A there is a unloading up to the point B. अनलोडिंग क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जैसे ही हम फोर्स को रिमूव करते हैं देन मटेरियल विल ट्राई टू कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। बट अगर हमने लोडिंग इलास्टिक लिमिट से ज्यादा कर रखी है तो मटेरियल कितना भी चाहे वो आपकी इनिशियल पोजीशन पर नहीं आ पाएगा। अगर हम बात करते हैं आगे गिवन है आपके, देयर इज ए अनलोडिंग अप टू द पॉइंट बी एंड दैट इज द स्ट्रेस ऑफ द 100 मेगापास्कल। मतलब जैसे जैसे वो अपनी इनिशियल स्टेट पर आने की कोशिश करता है तो वो 100 मेगापास्कल तक ही आ पाता है। Given that the Young's modulus of the elasticity is equals to 200 gigapascal, the natural strain at the point B। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने इसका डायग्राम ध्यान से बना लिया तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज गेट 2018। सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द गेट 2018। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तब आपको पूरा का पूरा वो क्वेश्चन समझ आ जाएगा। तो देखिए हम बात करते हैं, यहां पर हम इसकी लोडिंग कर रहे हैं, इलास्टिक लिमिट को हम क्रॉस कर गए, यहां पहुंचे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब ये अपनी इनिशियल स्टेट पर आने की कोशिश करेगा तो जिस रास्ते से ये होते हुए जाएगा वो रास्ता आपके इनिशियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के पैरेलल होगा, ये हम बात कर चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट डाटा दे रखा है और हमें बताना है कि नेचुरल स्ट्रेन क्या होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सर इक्वल होगा। और अगर ऐसा होगा सो दिस dy एंड दिस dx, दिस dy एंड दिस dx विच मीन स्लोप dy by dx will be equals to same for, सपोज यहां पर इन्होंने लिखा नहीं है, मैं ले लेता हूं ये 0 यानी नॉट, यह है आपका b, ये है आपका a, ये है आपका b और ये है आपका c। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं, सपोज p ले लीजिए। सो द स्लोप ऑफ द OP लाइन विल बी इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ द AB। और ये स्लोप क्या होता है? दिस स्लोप इज इक्वल्स टू द यंग्स मॉड्यूलस। ये क्या है आपका? स्ट्रेस और ये क्या है आपका? स्ट्रेन। सो दिस इज द स्ट्रेस, दिस इज द स्ट्रेन एंड द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन विल बी इक्वल्स टू द यंग्स मॉड्यूलस। एंड दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ द यंग्स मॉड्यूलस इज गिवन। तो क्या आप ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल सर कर सकते हैं। इस वाली को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस वाली वैल्यू का पता होना बहुत ही जरूरी है। और ये वाला जो पॉइंट है ये क्वेश्चन में गिवन है, ये कहां पर है? 500 मेगापास्कल पे है। और जो ये वाला पॉइंट है ये गिवन है आपके 100 मेगापास्कल पर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके? 400 मेगापास्कल। ठीक है, तो कैलकुलेट कीजिए। देखिए E का वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है? द वैल्यू ऑफ द E इज इक्वल्स टू 200। तो E वैल्यू है आपके 200 के इक्वल, विल बी इक्वल्स टू दिस वैल्यू डिवाइड बाय दिस वैल्यू। सो दिस वैल्यू इज 400 मेगापास्कल। तो ये गीगापास्कल में है, तो इसको मैं करता हूं पहले मेगापास्कल में, इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू 400 मेगापास्कल डिवाइड बाय B and C। सो दिस B and C will be equals to 400 divided by 200 into 10⁻³ into 10⁻³. So it will be equals to 0.00002. So B and C will be equals to 2 into 10⁻³ B and C की वैल्यू क्या आ गई? 2 into 10⁻³ and the value of this total value. This total value is given in this question and this value is equals to 0.5. This value is equals to 0.5 and from here you can calculate the value of this. This value will be equals to 0.5
-2 इंटू 10⁻³ सो दिस विल बी योर आंसर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो ये पॉइंट आप ले लो O, ये ले लिया आपने Q। सो दिस OQ विल बी इक्वल्स टू 0.5 -2 इंटू 10⁻³ एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0.5 माइनस ये हो जाएगा आपके 0.002 एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0.498। सो दिस इज द आंसर 0.498। तो करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आप लिख सकते हो इसको 0.49। ठीक है, तो ये अगर आप आंसर लिखोगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा, ऊपर वाला लिखोगे तो भी सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज आज इन द गेट 2018। अब हम हमारे आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप समझ सकते हो कि जो ये ट्रू स्ट्रेस और जो ट्रू स्ट्रेन वाला कंसेप्ट है ये कितना इंपॉर्टेंट है, कि जब हम मटेरियल की अनलोडिंग करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी कंसेप्ट यहाँ यूज में आने वाला है। तो इस कॉन्सेप्ट पर ये जो हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन आपका प्योरली बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है। ठीक है, ये हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया था। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This question is asked in the GATE 2019. So question is asked in the GATE 2019. This question is for your homework. ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सेल्फ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको खुद को करना और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्लेन स्ट्रेन कंप्रेशन ऑफ ए ब्लॉक इज शोन इन द फिगर। द स्ट्रेन इन द z डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0। सो z डायरेक्शन इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू योर स्क्रीन। द yield strength SY in uniaxial tension and compression of the material of the block is 300 megapascal and it follows the Tresca theory। तो मतलब जो मैक्सिमम shear stress theory है उसको आपको यूज में लेना है। Assume that the entire block has started yielding at a point where sigma x is equals to 40 megapascal and tau xy is equals to 0. The stress component of the sigma y is equals to। तो इसमें आप ये जो shear stress theory है, maximum shear stress theory, इसको जब आप यूज करोगे आपका आंसर आ जाएगा। Now come to the next question। So this question is asked in the GATE 1987। GATE 1987 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेंटर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेंटर। इन द फोर्जिंग ऑपरेशन द स्टिकिंग फ्रिक्शन कंडीशन अकर्स नियर द सेंटर। सेंटर में स्टिकिंग फ्रिक्शन कंडीशन अकर होती है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question is asked in the GATE 2014 PI। Question asked in the GATE 2014 Production and Industrial Engineering। ठीक है, अगर आप मैकेनिकल से गेट दे रहे हो मैकेनिकल से दोगे ना। ठीक है, तो मैकेनिकल से दोगे तो ये अगर आपको पॉइंट याद नहीं है तो भी चलेगा। इन एन ओपन डाई फॉर्जिंग ऑपरेशन ए सर्कुलर डिस्क इज ग्रेजुअली कंप्रेस्ड बिटवीन द टू फ्लैट प्लेटन्स। The exponentially decay of the normal stress on the flat face of the disk from the center of the disk towards its periphery indicates that option A, there is the no sticking friction anywhere on the flat face of the disk. Option B, sticking friction and the sliding friction coexist on the flat face of the disk. Option C, the flat face of the disk is frictionless. Option D, there is only sticking friction on the flat face of the disk। तो जो ये क्वेश्चन है आपका गेट 2014 प्रोडक्शन है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, आपके लिए होमवर्क है। खुद कीजिए, ढूंढिए, गूगल कीजिए, कुछ भी कीजिए, इसका आंसर बताइए मुझे क्या होगा। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर सेल्फ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, खुद ही नेट से सर्च करना है और सॉल्व करना है। थोड़ा बहुत हार्डवर्क आप भी कीजिए। तो यहाँ पर जो आपके गेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है फॉर्जिंग चैप्टर के कंप्लीट होते हैं। आई होप आपके कुछ क्वेश्चन सही हुए होंगे, कुछ क्या बहुत सारे क्वेश्चन सही होंगे। और जो भी आपने मिस्टेक्स की है, लर्न थ्रू द मिस्टेक्स से ही आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं, किन कारणों से आपका सिलेक्शन अभी तक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है अगर आपके मोर देन 60% क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, 60% से ज़्यादा सही है, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, तो गेट एग्जामिनेशन के यहाँ तक के क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अब हमारी क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।